Hello students, how are you? I hope you all are fine. Good morning students. You know we are studying synthesis. Synthesis means two sentences को combine कैसे किया जाए. In our last videos we are studying participles infinity. These are the methods to combine two sentences. Means use synthesis. अगर हम बात करें कि हमें सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है तो उसमें हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और सिंपल सेंटेंस में किन्हीं भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कितनी सारी विधियों का यूज किया जाता है, जिनमें कई विधियां होती हैं स्टूडेंट्स. एक विधि हमने पार्टिसिपल पढ़ी, दूसरी हमने इन्फिनिटिव पढ़ा और अब हमारा थर्ड जो हमारा रूल है वो है यूज ऑफ नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन. इससे पहले हमने अभी लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हुए. इसमें नॉमिनेटिव का एब्सोल्यूट करते हुए किस तरीके से हम सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ नाउन एंड फ्रेज इन एपोजिशन, यानी कि नाउन का यूज किस तरीके से किया जाता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, और किन किन दशाओं में, किस कंडीशन में हमें इनका यूज करना होता है. नाउन का मीन्स है कि नाउन यू नो आप जानते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं. कोई भी नाउन किस तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ सकता है. और फ्रेज इन अपोजिशन का मीनिंग क्या होता है. फ्रेज होती है एक सेंटेंस का एक छोटा सा भाग. सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं. उन सेंटेंस में एक छोटा सा भाग, जैसे अ डांसर, जैसे कि हम कहें रितु इज अ डांसर, रितु एक नर्तकी है तो रितु इज अ डांसर, ये पूरा एक सेंटेंस है. लेकिन अगर हम केवल इतना कहें अ डांसर एक नर्तकी, तो वो क्या है, एक फ्रेज है, एक वाक्य का छोटा सा एक भाग है जिसका अपना अर्थ होता है, लेकिन वो सेंटेंस में लग के पूर्ण कर देती है सेंटेंस को. तो फ्रेज ये होती है. और एपोजिशन का मीनिंग क्या होता है. एपोजिशन का मीनिंग होता है साइड बाय साइड. साइड बाय साइड मीन्स बराबर में रखना, बराबर में रखना या बगल में रखना, नजदीक रखना. जहां हमारे पास दो सेंटेंस दिए होते हैं, एक सेंटेंस में कोई बात कही जाती है और दूसरे सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जाती है, तो उन सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम उस बात को जो सेकंड सेंटेंस में कही गई है सब्जेक्ट के बारे में, उसे पहले वाले सेंटेंस में ऐड करके लिख देते हैं और कोमा लगा के लिखते रहते हैं. आपने कई बार कुछ सेंटेंस देखे होंगे जिनमें एक ही सब्जेक्ट के बारे में कई सारे सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, शी इज कॉल्ड प्रियदर्शनी, उसे प्रियदर्शनी कहा जाता था, शी इज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया की पहली प्राइम मिनिस्टर थी. तो आपने देखा कि तीनों सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों सेंटेंस में इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रही है. तो ऐसे सेंटेंस को अगर हमें कंबाइन करना है, सिंथेसिस करना है, तो उन सेंटेंस में हम किस चीज का कौन सा रूल अप्लाई करें. इसके लिए होता है कि हम उन सेंटेंस में फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हैं. अपोजिशन मीन्स नजदीक रखना. तो हम क्या करते हैं, हम पहले सेंटेंस में जो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी शब्द आया हुआ है, उस इंदिरा गांधी के पास ही हम तीनों सेंटेंस की जो उसकी विशेषता है उसे कॉमा लगाकर लिखते रहते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. आगे मैंने आपको बता दिया अपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, साइड में रखना, यानी एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत सारी बातें बताई जाए तो उसके बराबर में कोमा लगाकर हम उसकी बातों को लिखते रहते हैं. चलिए रूल देख लेते हैं कि रूल किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं इन सेंटेंसेस में. जिसका फर्स्ट रूल है, जब अलग अलग वाक्यों में, यानी कहाँ पर यूज किया करें, जब अलग अलग वाक्यों में आए तो नाउन या फ्रेज, या तो दो नाउन आए हो अलग अलग दो वाक्यों में, या तो अलग अलग फ्रेज आई हो, ऐसे हो तो जो एक ही व्यक्ति वस्तु को दर्शाते हो. दो सेंटेंस में दो नाउन या दो फ्रेज आई हुई हैं और वो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में कोई बात बताते हैं या एक ही वस्तु के बारे में कोई बात बताते हैं, तो उन सेंटेंस में हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया था एग्जाम्पल के थ्रू. चलिए, जो नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन में प्रयोग होना है उसके अंत में कोमा लगाते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया
जब भी हम सब्जेक्ट के बाद उसके बारे में कोई बात लिखेंगे फ्रेज के रूप में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसके पास कोई बात लिखेंगे, तो उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, कोमा, नीचे एक कोमा लगाना होता है। और उस कोमे का मीनिंग क्या होता है, उस कोमे का, यहाँ पर कोमा लगा है, कोमे का अर्थ होता है जो कि या जिसने की। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इन रूल्स को अपने देखते हैं। रितु इज अ डांसर, तो इज अ डांसर, रितु एक नृत्यकी है। शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर रितु सब्जेक्ट है, रितु के बारे में कोई बात बताई गई है कि रितु एक डांसर है। सेकंड सेंटेंस में भी सेम रितु के बारे में शी किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर शी रितु के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन के तौर पे। तो यहाँ पर शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। यहाँ पर भी हमने रितु के बारे में ही बात बताई है। 2 सेंटेंस है, हो सकता है आपको 3 सेंटेंस मिले, 4 सेंटेंस मिल सकते हैं, लेकिन वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में, एक ही वस्तु, एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति के बारे में कोई बात बताते हैं। तो जब एक ही व्यक्ति और वस्तु के बारे में बहुत सारी बातें हो जाएंगी, यहाँ हमारे पास 2 सेंटेंस है, तो उनमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रितु इज अ डांसर, रितु एक नृत्यकी है। हम क्या करेंगे, रितु के बारे में जो एक बात दी गई है यहाँ पर और एक दी गई है यहाँ पर, यहाँ बात की गई है और एक यहाँ पर, हम क्या करेंगे, एक को हम कोमा लगाकर ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे हम लिखेंगे रितु कोमा अ डांसर, यहाँ पर हम इज नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। हमने पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप जो भी यूज करें, एक वर्ब का यूज किया जाता है जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ब है हमारे पास, दोनों वर्ब यूज नहीं की जाएंगी, एक वर्ब यूज की जाएगी। तो हमने यहाँ पर हम यहाँ पर वर्ब यूज नहीं करते, हम वर्ब नेक्स्ट सेंटेंस में यूज करेंगे। यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले रितु कोमा अ डांसर, उसके बाद हम लिखेंगे इज माई फ्रेंड। अब ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट बन गया रितु अ डांसर, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट लिखा जाएगा इज माई फ्रेंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर हम हिंदी में देखें, रितु कोमे का मीनिंग क्या बताया था आपको, जो कि या जिसने की, तो इसका अर्थ हो गया रितु जो कि, रितु जो कि डांसर है, वह मेरी मित्र है। तो दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन कर दिया आसानी से, कोमे का यूज करते हुए, फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हुए। हमने नाउन के पास जो हमारा सब्जेक्ट था उसके पास ही, उसके बगल में ही, उसके अपोजिशन में ही, उसके जो क्वालिटी थी, उसकी जो विशेषता थी, वो हमने उसके पास में ही लिख दी। इसीलिए इसे फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। ये फ्रेज भी है और ये अपोजिशन में लिखी हुई है, बराबर में लिखी हुई है, इसलिए इसे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि रितु अ डांसर इज माई फ्रेंड, इस तरीके से हमने 2 सेंटेंस को जोड़ा। अच्छा, इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रितु है, रितु की क्वालिटी क्या है कि वो डांसर है। रितु की एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है, जो शब्द से हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो यहाँ पर रितु की विशेषता किस शब्द ने बताई, अ डांसर। वो रितु की क्वालिटी क्या है कि वो डांसर है, और दूसरा एक बात और है उसकी कि वो मेरी फ्रेंड भी है, ये भी एक विशेषता ही है। तो इस तरीके से जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं, हम उसे सब्जेक्ट के पास ही लिखते जाते हैं कोमा लगाकर, और वर्ब को हम केवल एक बार ही लिखते हैं। तो आप समझ लें कि हमें क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में चाहे कितने भी सेंटेंस हमें दिए जाएं, कितनी भी बातें उसके बारे में हमें दी जाए, हमें क्या करना है, हमें कोमा लगाकर उन फ्रेज को, उन बातों को जो सब्जेक्ट के बारे में दी गई है, सब्जेक्ट के पास ही लिखते जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब तक मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था वो जनरली था, और अभी देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और इन रूल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे ही एग्जाम्पल एक जैसे हैं, तो आपकी एक्सरसाइज भी उसी तरीके से सॉल्व होगी। किसी तरह का कोई अलग एग्जाम्पल इसमें नहीं है, बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, टैगोर वॉज अ फेमस पोएट। टैगोर एक फेमस पोएट थे। ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखी। गीतांजलि उनकी बुक थी। द गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। गीतांजलि शॉर्ट पोएम्स
मतलब छोटी छोटी कविताओं का एक कलेक्शन है, एक समूह है। यानी गीतांजलि एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारी शॉर्ट पोएम्स लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक ब्रेव, एक बहादुर वॉरियर थे, योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वे मेवाड़ के राजा थे। दो सेंटेंस हैं, लेकिन आपने देखा कि दोनों सेंटेंस में यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए और 3 सेंटेंस को हमें कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंस है, हमें 2 सेंटेंस को जोड़ते हुए एक सेंटेंस बनाना है। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट सेंटेंस का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए मैंने बताया था कि हमारे सेंटेंस में क्या होता है कि नाउन के बारे में ही बात बताई जाती है। सभी सेंटेंस, चाहे उसके बारे में 2 सेंटेंस दिए जाए या 3 सेंटेंस दिए जाए। तो यहाँ पर टैगोर के बारे में एक बात है, एक फेमस पोएट। दूसरे में ही रोट गीतांजलि, यहाँ पर भी टैगोर के बारे में बात की गई है कि उसने गीतांजलि लिखी। और फिर अगले सेंटेंस में गीतांजलि जो बुक है उसके बारे में बात बताई गई है कि वो एक कलेक्शन है पोएम्स का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टैगोर के बारे में हमारे पास 2 बातें हैं। पहली अ फेमस पोएट है, दूसरा ही रोट गीतांजलि। तो हम ये क्या करते हैं, 2 बातों को कोमा लगाकर, एक बात सेम ऐसे ही लिखेंगे और दूसरी बात को हम कोमा लगाकर लिख देते हैं वर्ब के साथ। और वर्ब यूज करनी है हमें एक, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस में आप जब एक सेंटेंस बनाओगे पूरा तो आप केवल एक वर्ब यूज करोगे, 2-3 वर्ब यूज आप नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे टैगोर। जो यहाँ पर बोझ है, यहाँ पर बोझ के कारण जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दी जाती है आप उसे हटाकर उसकी जगह पर कोमा लगा देते हैं, बिल्कुल आसान है। टैगोर अ पोएट, फेमस पोएट। टैगोर एक प्रसिद्ध नाटककार, जो कि कोमे का अर्थ क्या था, जो कि एक प्रसिद्ध नाटक कवि। टैगोर अ फेमस पोएट, टैगोर जो कि एक फेमस पोएट है, कवि है। अब उसके बाद हम अपनी मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ही की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है टैगोर। तो हम लिखेंगे टैगोर अ फेमस पोएट रोट गीतांजलि। टैगोर ने फेमस पोएट गीतांजलि लिखी। टैगोर जो कि एक फेमस पोएट है, रोट गीतांजलि, उसने गीतांजलि लिखी। टैगोर के बारे में बात बताई गई थी, इसलिए हमने टैगोर के बिल्कुल पास में ही उसकी फ्रेज लिखी, अपोजिशन में उसके बराबर की। अब आगे, अब हमारे पास है गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम। हमारे पास यहाँ लास्ट वर्ड है गीतांजलि, और दूसरे सेंटेंस में जो बात बताई गई है वो गीतांजलि के बारे में ही बताई गई है। तो हमें क्या करना है, कोमा लगा के, क्योंकि गीतांजलि के बारे में है तो कोमा लगा के। तो गीतांजलि के बारे में बात बताई गई है दूसरे सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे कि हम गीतांजलि के पास कोमा लगा के उसके बारे में जो ये बात बताई गई है उसे एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हम वर्ब ऑलरेडी यूज कर चुके हैं रोट, तो हमें यहाँ पर वर्ब यूज नहीं करनी है, बल्कि इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं सेंटेंस में कोमा। तो हमारा सेंटेंस होगा कोमा अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। तो आपका फुल सेंटेंस क्या हो जाता है, टैगोर अ फेमस पोएट, टैगोर जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखी, कोमा लगा के हमने लिखा कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, जो कि, क्योंकि कोमे का क्या है, जो कि है जिसने की, जो कि एक शॉर्ट पोएम्स का कलेक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, एक महान योद्धा थे, बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वे मेवाड़ के राजा थे। हमारे पास आपकी बात 2 सेंटेंस है, लेकिन देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कोई बात बताई गई है या ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले सेंटेंस को देखते ही आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचान करनी है कि जो दूसरे सेंटेंस में बात बताई गई है वो किसके बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में है या यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में है। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है नेक्स्ट सेंटेंस में वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में है, हालांकि ये बात भी सब्जेक्ट के बारे में ही है।
बारे में नेक्स्ट सेंटेंस में बात बताई गई है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के इसी के पास उस सेंटेंस को लिख देते हैं, उस फ्रेज को लिख देते हैं। सब्जेक्ट हमारा एक ही है, लेकिन वर्ब भी हमें एक यूज करनी है। तो सेंटेंस होगा राणा प्रताप कोमा। इस की जगह पर हमने क्या बताया था कि आप फ्रेज लिख रहे हैं तो कोमा लगा के लिखेंगे राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वो उसकी जगह पर कोमा लगा दिया है। अब हम अपनी बार क्या करेंगे, अपनी बार हम वर्ब लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में एक वर्ब होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, राणा प्रताप कोमा अ ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप जो कि एक बहादुर योद्धा थे, उसके बाद लिखते हैं वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वे मेवाड़ के राजा थे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। आपको समझ में आ गया होगा आपको इन सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर कभी आपके पास जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया होता है, अगर वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, तो आपको क्या करना है, घबराने वाली बात नहीं है। आपको और पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उस ऑब्जेक्ट के पास कोमा लगाकर उस दूसरे वाली फ्रेज को लिख देना है। आपके सारे सेंटेंस बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ ऐसे ही आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। चलिए।